कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए, हमें पता है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमें इसे सिद्ध किस प्रकार से करना होगा। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इसके बारे में हमने पीछे बताया भी था कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P/Q पूर्णांक होता है, पूर्णांक की बात करें तो यही होती है संख्या जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं, सभी ऋणात्मक संख्या साथ में जीरो। जहाँ P/Q पूर्णांक और जो Q है वो हर है, वो जो यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए 1/2 हो गया, 3/5 हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। बस यहाँ पर अंश में सभी पूर्णांक रहेंगे, हर में भी सभी पूर्णांक ही रहेंगे, केवल यहाँ पे शून्य को छोड़कर, है ना, क्योंकि ये डेफिनेशन में बताता है परिमेय संख्याओं के। अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके, जहाँ P/Q पूर्णांक तथा Q हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और उदाहरण की बात करें तो इसमें करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, करणी में 4 नहीं हो सकता क्योंकि उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे करणी में 5 हो गया, पाई हो गया, यह सब होती हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ना जो करणी में 5 है यह एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग को इसको सिद्ध करना है। करणी में 5 को हम लोग एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग यह मानेंगे कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या होता है, और जब यह परिमेय संख्याओं के मापदंडों पर खरा नहीं उतरेगा करणी में 5, तो हम लोग कह देंगे कि हम लोग का मानना गलत था। करणी में 5 एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको इसी प्रकार सिद्ध करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे, लिख देते हैं। माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q, आप चाहें तो A/B भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो P/Q के रूप में लिखें या A/B के रूप में लिखें, यह दोनों हमेशा क्या रहेंगे, पूर्णांक ही रहेंगे। जिसे चलिए P/Q के हिसाब से लिख देते हैं, P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां हमें लिखना होगा, जहां P तथा Q, या P और Q लिख देते हैं, P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक है तथा जो हर रहता है उसको शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। जो Q है यहाँ पे जो हर है उसे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, यह तो हम लोगों ने मान लिया। यहाँ पर हम लोग दो बातें मानेंगे। यहाँ पर जहाँ यह फर्स्ट हो गया हम लोग का, जहाँ P/Q पूर्णांक है तथा Q जो है उसे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में हम लोग ये भी मानेंगे ना कि यहाँ पे P और Q यह आपस में सहअभाज्य संख्या है। हम अभी बताते हैं क्या होता है सहअभाज्य संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पॉइंट में, P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी दो संख्याओं का मौसा एक आपको प्राप्त हो, जैसे मान लेते हैं A और B, दो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ही रहेंगे। यहाँ पर A और B दो संख्याएं हैं, उनका अपने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, मौसा आपने ज्ञात किया तो आपको एक प्राप्त हो रहा है, तो वे संख्याएं आपस में क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य रहेगा, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम लोग केवल 1 और 2 को ले लें, है ना। 1 और 2 है, ये दोनों संख्याएं हैं, यह आपस में इनका यदि हम लोग HCF ज्ञात करेंगे ना, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। लेकिन अभी हम लोग 2 और 4 ले लें, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF की बात करेंगे तो 2 आपको प्राप्त होने लगा। ठीक है, यहाँ पे HCF 2 और 4 का आप ज्ञात करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यह जो दोनों संख्याएं 2 और 4 हुई, यह आपस में यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी, है ना। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखी गई रहे अंश और हर में, वह सबसे न्यूनतम रूप में होनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग 2/4, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं की बात करें ना, तो यह दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन इसी को हम लोग अंश और हर को 2 से विभाजित कर दें, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूना 4। अब यह आपस में क्या कहलाएंगे, जो यहाँ पे अंश और हर, जो यहाँ पे अंश में P है, जो हर में Q लिखा गया है,
यह आपस में सअभाज्य संख्याएं हैं। यह जो अंश और हर में संख्याएं लिखी गई हैं यह सबसे न्यूनतम रूप में लिखी गई हैं, है ना। अब इससे ज़्यादा हम लोग इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी क्यू है, यहाँ पे 1 और 2 की बात करें तो ये आपस में सअभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 और 4 है जो अभी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 और 4 क्या होगा, 2 से अंश और हर विभाजित है, तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्या आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि अंश और हर में जो भी संख्या रहे यदि उसका एचसीएफ 1 आपको प्राप्त होने लगे तो वह संख्याएं आपस में सअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कर्ण में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q पूर्णांक है और यहाँ पे Q जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड में हम लोगों ने यह भी माना हुआ है कि P Q इस प्रकार से हम लोग माने हुए हैं कि यहाँ पर जो P Q है वह सअभाज्य संख्याएं है ना, उसमें एक से अधिक कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है ना। चलिए लिख देते हैं आगे हम लोग। तब यहाँ पे कर्ण में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे कर्ण में 5, यहाँ पर वर्ग करेंगे और यहाँ पे P/Q का आपको वर्ग कर देना है। चलिए यह करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर कर्ण में 5 है, इसका वर्ग कर देंगे तो केवल आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर P² है, इसका आप वर्ग कर देंगे, मतलब यहाँ पर अंश और हर पर दोनों पर घात चलाएगा, यह हो जाएगा P² और यह हर में हो जाएगा Q²। चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो Q² है इसको हम लोग बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं ना, यह हर में है तो बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह अंश में हो जाएगा। चलिए यह करके लिख देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे Q², ठीक है, Q² रहेगा और बराबर के इधर P²। अब देखिए एक प्रमेय होता है, यहाँ पर हम नोट करते हैं इस बात को। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे प्रमेय 1.2 दिया गया है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये एक प्रमेय होता है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए जो प्रमेय 1.2 है ना, प्रमेय 1.2 है वो यही कह रहा है ना कि यहाँ पर Q यह कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो स्वयं से विभाजित रहती हैं और स्वयं से और 1 से, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ये सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये यहाँ पर बता रहे हैं ना कि Q एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि यह यहाँ पर दिया था a², ठीक है, यदि यहाँ पर यह a² को विभाजित करता है तो यहाँ पर जो Q है जो एक अभाज्य संख्या है यह a को भी विभाजित करेगा पूर्णतः, ठीक है। यदि इसने a² मतलब कोई भी किसी भी संख्या आधार है यहाँ पे वर्ग के रूप में, यदि उसको विभाजित की तो यहाँ पे जाहिर सी बात है Q a को विभाजित करेगा। चलिए इसको हम लोग कोई संख्या लेकर मतलब समझते हैं। यहाँ पर हम कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 हो गया। ये यहाँ पर मान लेते हैं कोई वर्ग संख्या थी जिसको ये 3 विभाजित करा है। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 9 का वर्ग ही ले लेते हैं, 81 है, ठीक है, 81 है। और इसको यदि वर्ग के रूप में लिखना है तो हम लोग चलिए वर्ग के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे 9, यहाँ पर हम 9 पर घात 2 लिख देते हैं ना, यहाँ पर घात के रूप में था तो चलिए इसको भी हमने घात के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर यदि 3 यहाँ पे इस वर्ग को विभाजित करेगा, यहाँ पे 9 का जो वर्ग रहेगा 81 इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, तो यहाँ पर ये जो भी आधार है उसको भी ये पूर्णतः विभाजित करेगा। 3 जो यहाँ पे 81 फिलहाल में यहाँ पर संख्या के रूप में है, यहाँ पे वर्ग के रूप में है ना, 9 का वर्ग लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसके वर्ग 9 का वर्ग मतलब यही 81 होगा। 3 क्या करेगा, 81 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जिस संख्या के वर्ग थी, किसका वर्ग था, 9 का वर्ग था, तो यह 9 को भी क्या कर देगा, यह पूर्णतः विभाजित करेगा 3, है ना, 3 3 9 हो जाएगा, ये इस 81 को विभाजित कर देगा, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, एक अभाज्य संख्या हमने 5 ले लिया और चलिए यहाँ पर हम 5 का वर्ग लिख कर यहाँ पर नोट करते हैं। जो यहाँ पर 5 है यह 5 के वर्ग को विभाजित करेगा, जाहिर सी बात है 5 बार में इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। आप चाहें तो इसका 5 का वर्ग मतलब यहाँ पर 25 है, 25 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जो भी आधार था इसको भी यह पूर्णतः विभाजित कर देगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ केवल 5 की बात करें तो यह 5 को भी क्या कर देगा, एक ही बार में चाहेंगे तो यह विभाजित कर देगा पूर्णतः। और यदि यह किसी संख्या के वर्ग को, जो भी यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है, यह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित नहीं करेगा तो यहाँ पे उसके आधार को विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ऐसा भी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपल 2 ले लिया और यहाँ पर चलिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 25 ही ले लेते हैं, ठीक है। जो 5 का वर्ग है तो यहाँ पे 5 का वर्ग होता है, क्या होता है 25। तो ना ही यह 25 को, जो यहाँ पे आपकी अभाज्य संख्या थी, ना ही जो यह 5 का वर्ग लिखा गया है 25, ना ही 25 को विभाजित करेगी, ना ही इसके जो आधार है यहाँ पे, ना ही इसको जो इसका आधार है 5 इसको विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। यदि विभाजित करेगा तो उसके जो भी वर्ग है, यहाँ पर जैसे 3 था तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया था
9 का वर्ग था, है ना। 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 में भी हम लोग 3 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे यह जिस संख्या का वर्ग था, यहाँ पे वर्ग के रूप में संख्या लिखी गई है, 9 का वर्ग है, तो यहाँ पे जिसका अभी ये आधार था, इस आधार को भी क्या कर देगा 3। यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 9 के वर्ग को जो यदि पूर्णतः विभाजित करेगा तो यहाँ पे ये 9 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है, सिंपल बात है। कोई भी अभाज्य संख्या रहेगी, यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो उसके जो भी आधार रहेगा उसको ये पूर्णतः विभाजित करेगी। और यदि कोई अभाज्य संख्या रहेगी, यदि वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित नहीं करेगी तो जो भी इस संख्या का वो वर्ग रहेगा उसको भी ये विभाजित नहीं करेगा। यहाँ पे ये सिंपल बात है। पुनः हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 5q² बराबर p² है। इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे p² कोई संख्या था, इसका 2 गुणनखंड है, एक 5 है, एक q² है। तो मतलब यहाँ पे जो p² है यह यहाँ पे q² से भी पूर्णतः विभाजित है, और यहाँ पर जो p² है यह 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। चलिए एक संख्या लेकर हम लोग इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिंपल हमने लिख दिया 10 के जो 2 गुणनखंड हम लोग लिख देते हैं, 2 गुणते 5। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर यदि इस प्रकार से आप संख्याएं लिखी हुए हैं तो यहाँ पे जो 10 था इसको यदि आप गुणनखंड के रूप में लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे p² कोई संख्या है, इसके 2 गुणनखंड, एक q² है, एक 5 है। तो यहाँ पे जो p² है, यहाँ पर मान लेते हैं 10 है आपका, तो यह क्या करेगा 5 से भी पूर्णतः विभाजित रहेगा, और यहाँ पे यह 2 से भी क्या है पूर्णतः विभाजित है ना। तो यहाँ पे q² के 2 गुणनखंड है, एक है नहीं p² है, p² के 2 गुणनखंड है, एक q² है, एक 5 है। तो यहाँ पे जो p² है इसका मतलब यही हुआ कि p² जो है यह 5 से भी पूर्णतः विभाजित है, और यहाँ पे q² से भी पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे p जो 5 है यह क्या करता है p² को पूर्णतः विभाजित करता है। लिख देते हैं p जो 5 है p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तब हम लोगों ने यहाँ पे प्रमेय 1.2 को समझा था कि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर देगी तो उसका जो भी आधार रहेगा उसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या है, 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हम बता रहे हैं प्रमेय 1.2 में। हमने ये प्रमेय समझा था कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, यह एक अभाज्य संख्या फिलहाल में यहाँ पर 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यह किसी संख्या के वर्ग को यदि विभाजित कर देगा पूर्णतः, तो यहाँ पे जो भी वो संख्या रहेगा उसका आधार जो भी था उसको भी यह पूर्णतः विभाजित करेगा। यहाँ 5 जो है p को विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए p को क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं ना p को कि उसमें आपको 5 दिखाई देने लगे। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए p बराबर आपको मान लेना है सिंपल 5 यम हमने मान लिया है ना। इस प्रकार से मान लिया कि यहाँ पर आपको 5 दिखाई देने लगे। मान लेते हैं यदि आप p के स्थान पर सिंपल यदि 5 यम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर यम बार में 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 5 था वो p को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो हम लोगों ने p को इस प्रकार से मान लिया, यहाँ पे 5 का एक गुणनखंड हमने इस प्रकार से इसको मान लिया। आगे हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा p², और यहाँ पे जब इस पक्ष का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। तो 5 का वर्ग कर देंगे तो आपको 25 मिलेगा, और यम का जब वो आप वर्ग कर देंगे तो यम² आपको प्राप्त होगा। और सिंपल यहाँ पे जो आपको ये p² का वैल्यू प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ पे इसको हम लोग को सिंपल यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देना है। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर यहाँ पे 2 मान लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे p² का वैल्यू सिंपल यहाँ पर हम लोग यहाँ पे p² का वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, 5 यहाँ पे q² बराबर ये हो जाएगा p² के स्थान पर हम लोग को यह प्रतिस्थापित कर देना है 25 यम²। अब देखिए यहाँ पर 5 जो गुणा में है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये यहाँ पर हर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा q² बराबर 25/5 हो जाएगा, और यहाँ पे यम² तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 25 है, अंश में 25 है, हर में 5 विभाजित हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा q² बराबर 5 यम²। चलिए, तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने यहाँ पे p² के 2 गुणनखंड थे 5 और q², उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा q² के यहाँ पर 2 गुणनखंड बन रहे हैं 5 है और एक यम² है। इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे जो यहाँ पे 5 है
वह एक गुणनखंड है क्यू स्क्वायर का, है ना। मतलब यहाँ पे 5 क्या कर देगा, क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर देगा। और इसका ये भी मतलब होगा कि 5 जो है वह क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर को 5, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड यहाँ पे बन रहे हैं 5 और एक एम स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि 5 जो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ पे क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। यहाँ पे प्रमेय की बात करेंगे तो यही प्रमेय 1.2 लागू हो रहा है। 5 यहाँ पे क्यू को विभाजित करता करेगा, इस प्रकार से लिख देते हैं, को भी विभाजित करेगा। देखिए हमने इसको हल किया ना तो हमें यह प्राप्त हुआ ना कि 5 जो है यह यहाँ पे क्यू को भी विभाजित करता है और यहाँ पर 5 जो है यहाँ पे पी को भी, पी और क्यू जो अंश और हर में दोनों संख्याएं लिखी गई है ना, यह दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन देखिए हम लोगों ने माना किस प्रकार से था, हमने पी और क्यू 2 सअभाज्य संख्याएं माना था, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने संख्या माना था कि वह सबसे न्यूनतम रूप में रहे। यदि हम लोग यह सी एफ ज्ञात करें ना तो यहाँ पे यह सी एफ हमें 1 प्राप्त हो, इस प्रकार से हम लोगों ने संख्या माना था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे फिलहाल में हम लिख देते हैं 4/5, है ना। यहाँ पे यह पी हो जाएगा, यह यहाँ पर क्यू हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमें एक संख्या, मान लेते हैं एक तो विभाजित हो गया, मान लेते हैं यह हर में जो क्यू है यह 5 से विभाजित हो गया, तो यहाँ पे अंश में यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, है ना। 5 नहीं होना चाहिए, यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने माना था सहभाज्य संख्या, यदि उसका हम लोग मौसा ज्ञात करें तो 1 प्राप्त होना चाहिए था। यहाँ पर बता रहा है ना कि यहाँ पर अंश भी क्या है, 5 से विभाजित है, और जो हर है यह भी क्या है, 5 से विभाजित है। यदि अंश और हर जो दो हम लोग संख्याएं मानी हुई पी की, यदि अंश और हर दोनों 5 से विभाजित होने लगेंगे ना तो हम लोग का जो एच सी एफ रहेगा, यह जो एच सी एफ है यहाँ पे पी कामा क्यू का, यह हमें 5 प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। तो अतः जो हम लोग माने थे, मानकर हल किए थे कि जो दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, सहभाज्य संख्या था, तो उनका मसा हमें 1 प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मसा कितना प्राप्त होने लगा, 5 से। यहाँ पर अंश और क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, अतः हम लोग का मानना गलत था। अतः हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग का मानना गलत था। करणी में 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग को यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ था, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे क्यू तथा यहाँ पे लिख देते हैं पी कामा 5 पी तथा क्यू दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक है। लिख देते हैं दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, जो कि इस कथन का विरोध हो रहा है कि पी कामा क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देते हैं, अतः हमारा मानना गलत था, मतलब करणी में 5 को परिमेय संख्या मानना जो हम लोग मानकर हल किए थे, ये हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसे एक बार और पुनः बता देते हैं। देखिए यहाँ पर करणी में 5 को हम लोग को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, इसके लिए विरोधाभास से ही इसे सिद्ध किया जाता है ना। कोई भी आपको करणी में 5 दे दे, करणी में 3, करणी में 2 दे दे, आपको यही सेम प्रोसेस से आपको सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करणी में 5 को पहले परिमेय संख्या मानेंगे, जिसे हमने पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और पहला यहाँ पर था जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तथा जो क्यू है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड में हमने यह भी माना कि पी और क्यू
यहाँ पे सअभाज्य संख्या है, मतलब यदि उसका आप अंश और हर में संख्याएं हैं तो वह सबसे न्यूनतम रूप में है, उसे आप विभाजित नहीं कर सकते हैं ना। यदि उन दोनों संख्याओं का आप मशक ज्ञात करेंगे तो केवल एक आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तब यहाँ पर करनी में 5 को हम लोगों ने इस प्रकार से लिख लिया कि पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे करनी में 5 बराबर हमने पी बटा क्यू लिख दिया। अब क्या किया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे से करनी में 5 था, करनी 5 का वर्ग कर दिया तो केवल हमें 5 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे पी स्क्वायर और हर में यहाँ पर क्यू स्क्वायर। अब जो यहाँ पे हर में था बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे अंश में हो गया। अब यहाँ पे 2 गुणनखंड के रूप में हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पी स्क्वायर के 2 गुणनखंड है, एक क्यू स्क्वायर एक 5 है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, 5 से भी पूर्णतः विभाजित है, और जो क्यू स्क्वायर मतलब जो पी स्क्वायर है वो क्यू स्क्वायर से भी पूर्णतः विभाजित है ना। तो केवल यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 5 से मतलब फिलहाल में है ना। तो यहाँ पर हमने एक प्रमेय बताया आपको, 1.2 आपको प्रमेय हमने बताया कि यहाँ पे पी स्क्वायर के 2 गुणनखंड था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर है यह 5 से पूर्णतः विभाजित है, और यदि कोई सी संख्या का वर्ग विभाजित है, मतलब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका ये मतलब है कि जो 5 है वह पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये प्रमेय 1.2 से हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो 5 है वह यहाँ पे पी को यदि पूर्णतः विभाजित करेगा तो यहाँ पे उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें यहाँ पे 5 का एक गुणनखंड तो रहा ही होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, किसी भी संख्या को विभाजित कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे 5 है, 5 यहाँ पे पी को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पे 5 जो है यह यहाँ पर पी को 100% है कि यह विभाजित करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पी में यहाँ पे एक गुणनखंड 5 तो रहा ही होगा, है ना, जिससे वो विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से मान लिया कि यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से मान लिया ताकि आपको 5 दिखाई देने लगे, है ना। यहाँ पर विभाजित करना रहेगा तो आप यहाँ पे सिंबल विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे मान लिया, फिर हमने यहाँ पे पी के स्थान पर इस प्रकार से मान लिया कि आपको संख्या 5 दिखाई देने लगे, जो 5 गुणनखंड है जो विभाजित कर रहा है 5 वह दिखाई देने लगे। तो यहाँ पे पी बराबर हमने मान लिया 5m। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का हमने सिंपल वर्क कर दिया, तो यहाँ पे यह पी स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पे 5 5 25 हो गया, यहाँ पे एम स्क्वायर हो गया। अब सिंपल इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पी स्क्वायर के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे पी स्क्वायर के स्थान पर हमने यहाँ पे 25 एम स्क्वायर प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद आपको यह प्राप्त हुआ था, 5 यहाँ पर गुणा में था, बराबर उधर पक्षांतर कर दिया, हर में चला गया। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे 5 एम स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। सिंपल यहाँ पे इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ, क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड मिले आपको, एक मिला 5, एक मिला एम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है यह 5 से भी पूर्णतः विभाजित है, या क्यू स्क्वायर मतलब यहाँ पे एम स्क्वायर से भी पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हमें केवल 5 से मतलब है, मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है यह 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे प्रमेय 1.2 से होगा कि यहाँ पे 5 जो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका यह मतलब है कि 5 जो है वह क्यू को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ठीक है। यह हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं ना कि हम लोगों ने माना था दोनों पी और क्यू को सअभाज्य संख्या माना था, मतलब यहाँ पे पी और जो क्यू था उन दोनों का मस हमें केवल एक प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि अंश और हर में जो दोनों संख्याएं हैं यह यहाँ पर 5 से पूर्णतः विभाजित है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो 5 है वह यहाँ पर पी को विभाजित कर रहा है, और जो 5 है वह जो क्यू है जो हर में संख्या लिखी गई है उसको भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये अंतर विरोध कर रहा है, ठीक है। देखिए अर्थात ये मतलब हुआ ना कि जो 5 है पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। जो इस कथन का विरोध हो रहा है कि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या हम लोगों ने माना था, है ना। वहाँ पे अंश और हर में जो भी संख्या लिखी गई है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10/9 एक संख्या हम लोग मान लेते हैं 10/9, ठीक है। मान लेते हैं कि अंश वाली संख्या यदि 5 से विभाजित हो गया, यही मान लेते हैं पी और क्यू आपका यही है, तो एक मान लेते हैं अंश में जो भी संख्या है यह विभाजित हो गया एक, लेकिन यहाँ पे अंश विभाजित हो गया 5 से, लेकिन हर को विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों संख्याओं को सहभाज्य संख्या माना था। दोनों संख्याओं को अंश और हर को हमने सहभाज्य संख्या माना था, उनका मस केवल एक होना चाहिए। यदि दोनों यहाँ पे 5 के गुणनखंड हो जाएंगे ना, मतलब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में यदि 5 रहेगा, 5 का एक गुणनखंड रहेगा, तो वह दोनों आपस में सहभाज्य संख्याएं नहीं कही जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर 25 बटा यदि हम लोग 5 ले लें, ठीक है, 25 बटा हम लोग 5 ले लें, तो अब क्या हो गया, हर भी 5 से पूरी तरह से विभाजित है, अंश भी क्या है 5 से पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे जो 25 और 5 है यह दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इनका यदि हम लोग 25 और 5 का यदि आप HCF यहाँ पे HCF लिखते हैं, ठीक है, इनका यदि आप मशक ज्ञात करेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, ठीक है, एक प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से यह नहीं हो सकता। अंश और हर हम लोगों ने क्या माना हुआ है, सहभाज्य संख्या हम लोगों ने माना हुआ है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया कि यहाँ पर 5 जो है यहाँ पे पी क्यू दोनों को विभाजित करता है। जो इस कथन का विरोध हो रहा है कि पी क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और तो हमने लिख दिया। तो हमारा मानना गलत था। यहाँ पर हम लोग करड़ी में 5 को क्या मान रहे थे, परिमेय संख्या मान रहे थे। ये हमारा मानना गलत था। क्या है, करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप करड़ी में 5 को भी सिद्ध करेंगे, यहाँ पे करड़ी में 2 को भी, करड़ी में 3 को भी। इस प्रकार की जो भी संख्या रहेंगी यहाँ पर, यदि आपको
अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो सिंपल आप सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे जो करणी में 5 रहेगा, यहाँ पे करणी में 5 के स्थान पर आप करणी में 3 लिख देंगे, है ना। जो भी संख्या का आपका सिद्ध करना रहेगा, करणी में 3 को भी सिद्ध कर सकते हैं, करणी में 2 को भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग पहले परिमेय संख्या ही मान लेते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं परिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग विरोधाभास ही मानकर सिद्ध करेंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। पहले लिख देते हैं, माना यहाँ पे 3 + 2 करणी में 5 एक, हम लोग परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q लिख दीजिए या A/B लिख दीजिए, है ना। बस बता दीजिए कि PQ क्या है, पूर्णांक है। यदि AB लिख रहे हैं तो AB भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक ही हो जाएगा, जिसे हम चलिए A/B लिख देते हैं, जिसे हम A/B के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख देते हैं। जहाँ, चलिए पहला पॉइंट डाल कर लिख देते हैं, जहाँ यहाँ पे A भी हमने माना है तो A भी लिख देते हैं, PQ मानते हैं तो PQ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं A, B पूर्णांक हैं तथा जो भी हर है उसे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो B है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में चलिए ये भी मान लेते हैं कि A, B सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं, मतलब यहाँ पे यह दोनों सबसे न्यूनतम रूप में है ना। जो यदि अंश और में संख्याएं लिखी गई हैं तो अपने सबसे न्यूनतम रूप में है, इससे अधिक आप उन्हें विभाजित नहीं कर सकते। यदि उनका आप मशक ज्ञात करेंगे, अंश और में जो भी संख्या है, यदि उनका आप मशक ज्ञात करें तो केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोगों ने मान लिया कि परिमेय संख्या है। चलिए तो इसको तब लिख देते हैं, किस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, जिसे हम लोग A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 करणी में 5 बराबर, हमने बताया कि इसको A/B के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में बराबर को उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 करणी में 5, ठीक है, और यहाँ पर A/B, और यहाँ पर ये प्लस में था, बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 2 गुणा में है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हर में चला जाएगा। तो करणी में 5 बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कोष्टक में करके लिख देते हैं, A/B ऋण यहाँ पे 3। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में क्या सिद्ध किया कि यहाँ पे करणी में 5 होता है एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर जो देखिए ये परिमेय संख्या है, मान लेते हैं या 1/2 ही मान लीजिए, जो A/B है ये परिमेय संख्या है, 1/2 ही मान लीजिए। 1/2 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे आप, ठीक है, फिर उसमें 1/2 का गुणा करेंगे, तभी भी ये क्या रहेगा, एक परिमेय संख्या ही रहेगा। और करणी में 5 को तो अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया कि करणी में 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यह परिमेय संख्या हुआ, यह अपरिमेय संख्या हुआ। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अतः हम लोग लिख देंगे कि हमारा मानना गलत था। यह जो क्या है, यहाँ पे 3 + 2 करणी में 5 क्या होता है, ये करणी में 5 की वजह से, यहाँ पे करणी में 5 की वजह से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यह एक है अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर है जो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, है ना। अतः हम लोग लिख देते हैं कि हमारा मानना गलत था। यह चूंकि यह परिमेय संख्या है, ठीक है, एक यहाँ पे A/B जो परिमेय संख्या है, इसे इसके स्थान पर 1/2, यहाँ पे इस प्रकार से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3/4, इस प्रकार से सअभाज्य संख्याएं मानकर आप उसमें से फिर क्या कर देंगे, 3 घटाएंगे, फिर 1/2 का गुणा कर देंगे, तभी भी एक आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और करणी में 5 होता है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकता। अतः हम लोग लिख देंगे कि हमारा मानना गलत था, है ना। यहाँ पे 3 + 2 करणी में 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे A तथा, या A और B लिख देते हैं, चूँकि A और B पूर्णांक हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये यहाँ पर पूर्णांक ही, उसमें से 3 घटाएंगे और फिर यहाँ पे 1/2 गुणा करेंगे, तभी भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या है। इसलिए
पूरी बात एक बार लिख देते हैं। इसलिए 1/2 यहाँ पे a/b ऋण 3 एक परिमेय संख्या होगी। और जब यह परिमेय संख्या होगा तो चूंकि हमने दोनों को बराबर सिद्ध किया हुआ है, इसलिए करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। ये यहाँ पे इसको आप परिमेय संख्या बता रहे हैं तो यह परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ पे करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी आपकी पहली संख्या थी, यहाँ पे 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसको, इन तीनों को भी प्रश्न को हम लोग को सिद्ध करना है। 1/2 है, 1 करनी में 2 है, यहाँ पे 7 करनी में 5 है, यहाँ पे 6 + करनी में 2 है। तो यहाँ पर ऐसे देखने से तो पता चल जा रहा है कि यहाँ पे करनी में 2 है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पे करनी में 5 की वजह से, यहाँ पे करनी में 2 की वजह से। लेकिन हम लोग को क्या कर देना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल मानना पड़ेगा। लिखते हैं, माना यहाँ पे 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और लिखते हैं एक बार, जिसे हम, चलिए A/B करके लिख देते हैं, जिसे हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A, B पूर्णांक हैं तथा जो हर रहेगा वो 0 के बराबर नहीं रहेगा। और साथ साथ हम ये भी लिख देते हैं कि यहाँ पर A, B सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/2 1 करनी में 2 बराबर, यहाँ पे A/B हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं ना कि करनी में 2 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। देखिए, समान रूप से आप गुणा भाग कर सकते हैं। यहाँ पे अंश और हर दोनों में हमने करनी में 2 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा A/B। यहाँ पर अंश में हो जाएगा करनी में 2 और हर में करनी में 2 गुणा कर देंगे तो करनी समाप्त हो जाएगी, केवल आपको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर किधर है, A/B। चलिए, यहाँ पर हर में 2 है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो अंश में हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया करनी में 2 बराबर, यहाँ पे हर में तो ये अंश में चला जाएगा तो यह 2A हो जाएगा और बटा यहाँ पर B हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि करनी में जो 2 है, यहाँ पर तो एक आपको परिमेय संख्या मिला क्योंकि ये भी आपने पूर्णांक माना हुआ है ना, उसमें 2 से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं 1/2 ही कोई संख्या है। ठीक है,
आप उसमें 2 से गुणा कर देंगे तभी भी आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, है ना। और यहाँ पे करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसको हम लोग मान कर चलें कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ पर ये a बटा बी क्या है, परिमेय संख्या है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तभी परिमेय संख्या रहेगा। तो उस हिसाब से इसको भी आपको परिमेय संख्या बोलना पड़ेगा, करनी में 2 को भी परिमेय संख्या बोलना पड़ेगा। लेकिन जब आप करनी में 2 की बात करें तो करनी में 2 होता है अपरिमेय संख्या। अब इस हिसाब से इसको भी आपको अपरिमेय संख्या बोलना पड़ेगा। इस कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है ना। आपको पूरा कथन लिखना रहेगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि चूँकि ये भी पूर्णांक है इसलिए यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है 2 बटा मतलब 2a बटा b प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे 2a बटा b क्या एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए यहाँ पर वहाँ पे करनी में 2 था तो वो भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इसका कथन का विरोधाभास हो रहा है कि करनी में 2, वहाँ पे करनी में 2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी आपका प्रश्न दे दिया गया है, ठीक है, 1 बटा करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या रहेगा, है ना। यदि पूरा बात लिखना रहेगा तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, लिख देते हैं। अतः हमारा मानना गलत था, मतलब इसको एक परिमेय संख्या मानना गलत था 1 बटा करनी में 2 को। अतः हमारा मानना गलत था। यहाँ पे 1 बटा करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया, यह यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न था। इसमें आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड में आपको दिया है ना 7 करनी में 5 है। यहाँ पर भी आपको सिंपल उसी प्रकार से मानना पड़ेगा। माना यहाँ पर 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a कामा b पूर्णांक हैं। हर जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड में यह मान लेते हैं कि a कामा b क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 करनी में 5 यहाँ पे बराबर a बटा b हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 गुणा में है, बराबर को तरफ पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा। करनी में 5 बराबर आपको मिलेगा a बटा, यहाँ पर 1 बटा 7 को चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर b के साथ में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 7b। अब यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक है, और उसमें 1 बटा 7 से गुणा करेंगे तभी भी वो क्या होगा, आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि करनी में 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो उस हिसाब से आप इसको अपरिमेय संख्या बोलना पड़ेगा, है ना। तो इस कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर ये हो गया एक परिमेय संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं ये एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना। अतः लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर भी, अतः हमारा मानना गलत था। मतलब यहाँ पे जो भी था संख्या 7 करनी में 5 को हम लोग एक परिमेय संख्या मान रहे थे ना, तो ये हमारा मानना गलत था। लिख देते हैं हमारा मानना गलत था। 7 करनी में 5 एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड वाला प्रश्न भी हल हो गया। थर्ड वाले प्रश्न के लिए भी हमने लिख लिया। माना 6 प्लस करनी में 2 दे दिए गए, एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a b पूर्णांक है और जो हर है b वह 0 के बराबर नहीं है। a और b सहअभाज्य संख्या हैं। तब
यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे करणी में 2 बराबर यहाँ पे a बटा b हो जाएगा। 6 प्लस में बराबर को उधर भेज देते माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे करणी में 2 बराबर यहाँ पे a बटा b और ऋण यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे a भी पूर्णांक है, उसमें से 6 घटाएंगे तभी भी आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये परिमेय संख्या है, लेकिन करणी में 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, चूँकि दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे यह है परिमेय संख्या। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं ना। यहाँ पर यह परिमेय संख्या है, उस हिसाब से इसको भी आपको परिमेय संख्या बोलना पड़ेगा। लेकिन इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि करणी में 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अब इस हिसाब से आप इसको अपरिमेय संख्या बोलना पड़ेगा। तो दोनों कथन का विरोध हो रहा है ना। यह परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है ना, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब हम लोग का मानना इसको परिमेय संख्या मानकर हल करना गलत था, है ना। ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। लिख देते हैं अतः हमारा मानना गलत था। 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रश्नावली में कुल 3 ही प्रश्न थे। ठीक है, तीनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।